Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be covering up topic number 236 to 245. So before we proceed, students आपको पता ही होगा कि APSC Prelims का डेट आ चुका है. The PT exam will be conducted on 12 September. तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो 40 to 45 days is more than enough to revise things. लेकिन आप अभी से यू विल हैव टू पुश हार्डर, थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश करनी है आप लोगों को. और मैं भी कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर जल्दी से जल्दी रैप अप कर दूं ताकि आप आराम से एक दो बार रिवाइज़ कर पाएँ. तो कल ही मैंने सोचा था कि चूँकि पीटी का डेट नहीं आ रहा है तो दिन में बस अब 15 टॉपिक लूँगा, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ाना होगा. सो एक दो दिन में अगेन आई विल बी टेकिंग अप 20 to 25 टॉपिक्स अ डे, ताकि आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स 20 जनवरी 2020 तक का करंट अफेयर्स मैं कोशिश करूंगा कि 20 अगस्त तक ख़त्म कर दिया जाए. 2-4-5 दिन आगे जा सकता है, लेकिन हाँ 20 से 25 जनवरी के बीच तक मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे एक दिन में 25 या 30 टॉपिक भी क्यों ना लेना पड़े. स्टूडेंट्स, आज के दिन मैं बस 10 ही टॉपिक ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशूज़ फ्रॉम माई साइड. इसके लिए आई सीक अपॉलॉजीज़, लेकिन कल या परसों से अगेन हम लोग मोमेंटम रेज कर देंगे. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज का पहला टॉपिक है 236 टॉपिक नंबर. इट इज़ अबाउट रोहिंग्याज. तो रोहिंग्याज आपको पता ही होगा, दे लिव इन म्यांमार इन देयर कोस्टल प्रोविंस नोन एज रखाइन प्रोविंस. रोहिंग्या जो हैं वो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं. दे आर मुस्लिम्स, जबकि म्यांमार की मेजॉरिटी कम्युनिटी है बुद्धिस्ट. और ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार की, वो रोहिंग्याज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको कहती हैं, उनके सिटीजनशिप को वो नहीं मानती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिटीजनशिप लॉ ऑफ 1982. इस कारण से बहुत सारे रोहिंग्याज को अपना अपना लोकेशन, अपना अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस छोड़ करके अलग अलग जगहों पे जाना होता है एज रेफ्यूजीज़. इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय म्यांमार मेजॉरिटी ओवर द रोहिंग्याज माइनॉरिटी इन द रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार, एक बार यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि रोहिंग्याज आर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट भी आ जाए कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. आंसर विल बी रोहिंग्याज. तो रोहिंग्याज ने अपना ये प्लेस छोड़ करके बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द मेजॉरिटी अपना प्लेस छोड़ करके अलग अलग जगहों पे वो शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे. उसमें से एक मेजर लोकेशन जहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे हैं वो है बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार रेफ्यूजी कैंप. तो बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी दूर पे ही, चूँकि बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार, तो वहाँ पे कई सारे रोहिंग्या जा कर के रह रहे हैं इन द कॉक्स बाज़ार रेफ्यूजी कैंप ऑफ बांग्लादेश. और न्यूज़ तो ये भी है कि कॉक्स बाज़ार रेफ्यूजी कैंप ऑफ बांग्लादेश से निकल करके कई सारे रोहिंग्या अब वापस इंडिया के अंदर भी जैसे वेस्ट बंगाल या असम में इंटर कर रहे हैं. अभी अगर रोहिंग्याज की बात चल रही है तो आपको एक इंटरनेशनल लॉ के बारे में ज़रूर जानना चाहिए जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़ 1951. ये वियना कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़ 1951 और इसी से जुड़ा हुआ है प्रोटोकॉल ऑफ 1967. तो कन्वेंशन होते हैं मोटे मोटे प्रोविजंस और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर प्रोटोकॉल साइन किए जाते हैं. तो वियना कन्वेंशन ऑफ 1951 और इससे प्रोटोकॉल है 1967 के. दे सिंपली टॉक अबाउट नॉन रिफॉल्वमेंट. नॉन रिफॉल्वमेंट सेज कि अगर कोई भी रिफ्यूजी आपके देश में आता है बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन तो आप उसको अपने देश से वापस नहीं भेजेंगे, यू विल नॉट सेंड देम बैक. तो अगर कोई कंट्री बी इस वियना कन्वेंशन का सिग्नेटरी है तो वो किसी भी रिफ्यूजी को वापस नहीं भेज सकता या उसको आने से रोक नहीं सकता. इंडिया चूँकि सिग्नेटरी नहीं है वियना कन्वेंशन का, इसलिए इंडिया इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन आवर कंट्री. तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें में ध्यान में रखनी है. रोहिंग्याज मुस्लिम रेफ्यूजीज ऑफ म्यांमार परसिक्यूटेड बाय द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी कौन है? बुद्धिस्ट्स. और यूएन ने एक बार कहा था रोहिंग्याज आर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड एंड मेनी ऑफ देम हैव माइग्रेटेड इनटू कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप इन बांग्लादेश. सम ऑफ देम हैव एंटर्ड इनटू इंडिया आल्सो. There is a Vienna Convention of 1951 and Protocol of 1967. It talks about non-refoulement. Refugees should not be sent back to where they face threat, but India is not signatory to this convention. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 237 इज अबाउट गैंजेटिक एंड इंडस रिवर डॉल्फिन्स. तो गैंजेटिक और इंडस रिवर डॉल्फिन्स से रिलेटेड दो डेवलपमेंट्स हाल फिलहाल में हुए हैं. एक न्यूज़ ये निकल के आई थी कि गैंजेटिक और इंडस रिवर डॉल्फिन माना जाता था कि वो एक ही स्पीसीज़ हैं और इस स्पीसीज़ का नाम है पैलेंटाइनिस्टा गैंजेटिका.
लेकिन हाल फिलहाल की रिसर्च के बाद पता चला है कि इंडस और गंगा रिवर डॉल्फिन दे आर डिफरेंट, उनके स्पीसीज़ अलग हैं। सो एक बात तो ये पता चली है कि दीज टू इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन आर सेपरेट स्पीसीज़। और दूसरा इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि पिछले साल 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिसका पर्पस था कि आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर जो डॉल्फिन्स हैं उनके पॉपुलेशन को कंजर्व किया जाए। ये प्रोजेक्ट 10 सालों के लिए चलेगा। इट विल बी रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें चाहे गंजेटिक डॉल्फिन हो, चाहे बाकी कोई रिवर डॉल्फिन हो या फिर ओशनिक डॉल्फिन्स हो, सबके पॉपुलेशन को कंजर्व किया जाएगा। उसके अलावा डॉल्फिन्स की अगर बात की जाए तो IUCN में दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं गैंजेटिक एंड इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में। करंट न्यूज़ ये है कि दे वेर कंसिडर टू बी सेम स्पीसीज, दैट इज पैलेंटेनिस्टा गैंजेटिका, बट रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट दे आर डिफरेंट। उसके अलावा IUCN में दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च हुआ है पिछले साल 15 अगस्त 2020 को, 10 सालों के लिए चलेगा। इसमें गैंजेटिक डॉल्फिन या ओशनिक डॉल्फिन सबको कंजर्व किया जाएगा। डॉल्फिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 2009 इन इंडिया। उसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन वाज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801। दे आर एसेंशियली ब्लाइंड, इनको दिखता नहीं है, बट दे हंट बाय इमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करते हैं, उसके रिफ्लेक्शन से इसको ये समझ जाते हैं कि उनका शिकार है कहाँ पे। तो ये एक बार देख लेना PT से पहले, क्या पता इससे रिलेटेड सवाल आ जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 238 इज अबाउट इंडियन राइनो विजन 2020, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ 3 स्टार टॉपिक। तो समझिए, इंडियन राइनो विजन 2005 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे राइनोज़ की पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी। तो इंडियन राइनो विजन जो 2005 में लॉन्च किया गया, उसमें टारगेट रखा गया कि हमें टोटल 3000 राइनोज़ पॉपुलेशन चाहिए बाय 2020। और ये जो इंडियन राइनो विजन है, दैट वाज स्टार्टेड एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय इंडियन इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया एंड US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज। तो 5 दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ने मिल करके इंडियन राइनो विजन स्टार्ट किया था। और इसका पर्पस था कि टोटल हमें 3000 राइनोज़ पॉपुलेशन करने हैं बाय 2020। लेकिन ये इंडियन राइनो विजन प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा एंड नाउ वी हैव टोटल 3700 राइनोज़। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इंडियन राइनो विजन से रिलेटेड आपको जाननी है कि मानस नेशनल पार्क में राइनोज़ की पॉपुलेशन लगभग ख़त्म हो गई थी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मानस हैड लॉस्ट ऑल इट्स राइनोज़। फिर धीरे धीरे मानस के अंदर राइनोज़ पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई और उसके कारण मानस के अंदर राइनोज़ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज़ प्रोग्राम। तो देखिए, मानस को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था अलॉन्ग विथ काजीरंगा। लेकिन मानस में राइनोज़ की पॉपुलेशन लगातार गिरने के कारण मानस का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग था उसको 1992 में बदल के कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। लेकिन फिर इंडियन राइनो विजन के अंतर्गत यहाँ पे मानस के अंदर राइनो ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें काजीरंगा से, पौबीतोरा से राइनोज ला करके छोड़े गए मानस में और उनको कंजर्व किया गया। तो धीरे धीरे मानस के अंदर भी पॉपुलेशन राइनोज की बढ़ने लगी और 2011 में वापस से मानस को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दे दिया गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर वाला टैग हटा दिया गया और उसको वापस से वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया गया। तो ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज किया गया मानस के अंदर फ्रॉम काजीरंगा एंड पौबीतोरा, दैट वाज डन अंडर इंडियन राइनो विजन ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 239 इज अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइनो। तो देखिए, राइनोस के टोटल 5 स्पीसीज होते हैं, ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो। तो ये है वाइट राइनो, ये है ब्लैक राइनो, और ये ब्लैक राइनो और वाइट राइनो मिलते हैं अफ्रीका में। जबकि उसके अलावा होता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये तो आपको पता ही है, हमारे स्टेट में मिलता है। उसके अलावा सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो, ये तीनों ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो टुगेदर दे आर नोन एज एशियन राइनोज। और अगर बात की जाए तो अफ्रीकन राइनो, जिनके बारे में मैंने आपको बताया ब्लैक राइनो है, ब्लैक राइनोज आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये जो ब्लैक राइनो है ना, ये ब्लैक राइनो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, लेकिन अभी भी इसकी पॉपुलेशन लगभग 6000 के आसपास है।
दीज ब्लैक राइनोज आर फाउंड इन द ईस्टर्न अफ्रीका। जबकि वाइट राइनोज की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, जब लगभग 19,000 से 20,000 पॉपुलेशन है, वो इस एरिया में मिलते हैं साउथ अफ्रीका और ऊपर वाले नामीबिया वाले पार्ट में वाइट राइनोज, और उनकी पॉपुलेशन 19,000 के आसपास है। दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड। जबकि अगर एशियन राइनोज की बात की जाए तो वन हॉर्न राइनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जो हमारा वन हॉर्न राइनो है वो वल्नरेबल कैटेगराइज्ड है IUCN में, इंडिया, भूटान, नेपाल में मिलता है। जावन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो इंडोनेशिया में मिलता है और मलेशिया में मिलता है। सुमात्रन राइनो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलता है। एशिया के अंदर 5 ऐसे देश हैं जहां राइनो मिलते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इसीलिए इन 5 देशों को हम लोग कहते हैं एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 240 इज अबाउट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इट इज़ लोकेटेड एट मोरंगी इन गोलाघाट। इसको अकॉर्ड रिफाइनरी भी बोलते हैं क्योंकि आसाम अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था, उसमें भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था कि एक रिफाइनरी खोलेंगे, और उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करते हुए ही, इस आसाम अकॉर्ड के कमिटमेंट को फुलफ़िल करते हुए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड खोला गया एट गोलाघाट, इसीलिए इसको अकॉर्ड रिफाइनरी भी बोलते हैं। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2019 में फैसला लिया गया कि BPCL के जो 61% शेयर्स हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, उसको बेचे जाएंगे। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ आसाम में, इसलिए करंट अफेयर्स का इशू बना रहा पिछले 1.5-2 सालों से। लेकिन हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि BPCL ने इसके शेयर्स बेचे तो हैं, BPCL ने, और लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक सरकारी कंपनी के शेयर्स बेच देगी अगर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के, तो फिर ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगा। क्योंकि BPCL सरकारी है, तो BPCL जब शेयर होल्ड कर रही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की, तो उस तरह से लोग ट्रीट कर रहे थे कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भी सरकारी है, तो इसके शेयर्स बेचने पे पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगा। लेकिन जब BPCL ने शेयर बेचे हैं, तो इसको खरीदने वाली कंपनियाँ हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया और आसाम सरकार ने। और अब ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स थे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के, उसने ज़्यादातर शेयर्स खरीद लिए हैं BPCL से, और अब ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर हो गई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के, और अब ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास लगभग 80% स्टेक्स हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर। अगर असम के अंदर रिफाइनरीज़ की बात की जाए तो सबसे पहली रिफाइनरी है डिगबोई रिफाइनरी 1901 में बाय IOCL, फिर नून माठी रिफाइनरी 1962 में IOCL द्वारा, बोंगाईगांव रिफाइनरी अगेन बाय IOCL, लेटेस्ट जो रिफाइनरी दैट इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इन द गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन 1993। अर्लियर BPCL पहले इसको ओन करती थी, नाउ इट इज़ ओन्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड, मेजॉरिटी स्टेक्स इज विथ ऑयल इंडिया लिमिटेड। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 241 इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपको जानने चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो इसमें कैसा है, बैम्बू से एथेनॉल बनाया जाएगा और उस एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग में। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये बैम्बू बेस्ड रिफाइनरी लगाई जा रही है, उसकी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है फिनलैंड से। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट दिस बायोफ्यूल रिफाइनरी विल बी इंडियाज़ फर्स्ट बायोफ्यूल रिफाइनरी। उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का ओवरऑल कैपेसिटी भी एक्सपैंड किया जा रहा है। तो उसकी टोटल कैपेसिटी रिफाइनिंग की थी 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, उसको ट्रिपल किया जा रहा है और उसकी रिफाइनरी की कैपेसिटी को अब 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम किया जा रहा है। उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक और प्रोजेक्ट लाया है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाया है, जिसमें ये पारादीप, एक जगह है उड़ीसा में, पारादीप रिफाइनरी से क्रूड ऑयल लाया जाएगा। एक पाइपलाइन बिछाई गई है टिल नुमालीगढ़। तो पारादीप टू नुमालीगढ़ क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछाया है। ध्यान रखेंगे, ये पाइपलाइन क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने लगाया है पारादीप से लेकर के नुमालीगढ़ तक। इससे मदद से मान लीजिए शिप से कोई तेल आएगा, क्रूड ऑयल आएगा, वो पारादीप से पारादीप चूँकि एक मेजर पोर्ट है इंडिया का, तो पारादीप से होते हुए ये क्रूड ऑयल वापस से हमारे नुमालीगढ़ रिफाइनरी तक पहुंच जाएगा, जहां पे रिफाइन किया जा सकता है। तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 242 इज अबाउट प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा।
तो ध्यान से समझिए, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो पाइपलाइन बिछा रहा है ना पारादीप से, वो है क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तेल के लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। जबकि भारत सरकार एक और प्रोजेक्ट ला रही है पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही मेजर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इसमें कैसा है कि उड़ीसा के पारादीप, वहीं से जहाँ से ये नुमालीगढ़ का क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, वहीं से ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है, पारादीप उड़ीसा का। उसके अलावा कोलकाता पोर्ट, यहाँ से ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर और फूलपुर तक जाएंगे। और इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। इस ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय गेल। और जो पुराना वाला था ये पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये इट इज़ कंडक्टेड बाय नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अब ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के दो कंपोनेंट हैं। पहला तो है ये जगदीशपुर यहाँ पे है, टू हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। उसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखो बिहार में एक जगह है बरौनी एक रिफाइनरी है, और यहाँ पे बरौनी, और बरौनी से गुवाहाटी तक एक और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। दैट विल बी द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के दो कंपोनेंट हैं, पहला ये जगदीशपुर से पारादीप, और दूसरा बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो ये बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा का प्रोजेक्ट पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसी से ये गुवाहाटी तक ये जब पाइपलाइन आ जाएगी तो फिर इसी के आगे एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आई होप अभी तक क्लैरिटी है। ये जो पाइपलाइन है पारादीप से नुमालीगढ़, ये क्रूड ऑयल का पाइपलाइन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड लगा रहा है। ये जो पाइपलाइन है ये गैस पाइपलाइन है। इसके दो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के, जगदीशपुर से पारादीप, और उसके अलावा बरौनी, बीच में बिहार में एक जगह बरौनी, वहाँ से लेकर गुवाहाटी तक गैस पाइपलाइन है। These two are component ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब गुवाहाटी तक ये गैस पाइपलाइन आ जाएगी, विच इज़ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, तो गुवाहाटी तक पाइपलाइन आने के बाद गुवाहाटी से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। इस नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा कि गुवाहाटी से बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के 8 जो स्टेट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को गैस पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाएगा। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाए जाएंगे, 1656 किलोमीटर के पाइपलाइन। इट विल कनेक्ट गुवाहाटी मेजर सिटी विथ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स लाइक ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, आइजवाल, अगरतला, कवरिंग ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीजन। इट विल बी पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसके 4P कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाए थे, 5P कंपोनेंट्स। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ये ऐसी कंपनी है जो इस नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड कंपनी, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, IOCL, ONGC, गेल, ऑल इंडिया लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो अब फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, ये पाइपलाइन पारादीप से नुमालीगढ़, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बिछा रहा है, और ये क्रूड ऑयल पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन ऊर्जा गंगा में जगदीशपुर से पारादीप और फिर बरौनी से गुवाहाटी, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं, गेल बिछा रहा है अंडर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। एक बार गुवाहाटी तक ये पाइपलाइन पहुंच गया गैस का, तो उसके बाद उसके आगे नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स को गैस पहुंचाएगा, एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड विच इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ दिस 5 पब्लिक सेक्टर कंपनीज। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 244 इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया इज डेवलपिंग विथ म्यांमार। तो दो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है IMT ट्राइलेटरल हाईवे, ये 3 देशों की, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, T फॉर थाईलैंड। IMT ट्राइलेटरल हाईवे में कैसा है, मोरे विच इज़ इन मणिपुर, वहाँ से ये एक हाईवे बनाया जा रहा है टिल मांडले, मांडले से यांगून, यांगून से माय सॉट इन थाईलैंड। तो ये जो चेक पोस्ट है मोरे तामू चेक पोस्ट, यहाँ से ये हाईवे शुरू हो रहा है, IMT ट्राइलेटरल हाईवे। मोरे इज ऑन द इंडियन साइड एंड तामू इज ऑन द म्यांमार साइड। तो मोरे, मांडले, यांगून, मायसॉट, IMT ट्राइलेटरल हाईवे।
उसके अलावा एक है काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसको मल्टी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के मोड्स अवेलेबल हैं। कोलकाता से शुरू होगा और यहाँ पे इंटरनल शिपिंग होगी, फिर यहाँ पे सी रूट लिया जाएगा, फिर यहाँ आकर के म्यांमार के सितवे पोर्ट पे पहुँचेंगे। म्यांमार का सितवे पोर्ट, ध्यान से देखिए, सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार। सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार पे कैसा है कि काला दान नदी म्यांमार के आकर के ड्रेन करती है, तो इस काला दान नदी की मदद से फिर इंटरनल शिपिंग की जाएगी। और फिर हम पहुँचेंगे पलेटवा, विच इज़ इन म्यांमार इटसेल्फ। फिर पलेटवा से कलेटवा, पलेटवा टू कलेटवा एक हाईवे बनाया गया है विच विल कनेक्ट अस टू मिजोरम। तो इससे होगा क्या कि कोलकाता से पहले मिजोरम आने के लिए हमें वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आना होता था, 5 से 6 दिन का समय लग जाता था। अब हम डायरेक्टली इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसमें कालादान रिवर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज़ इन म्यांमार एंड विच ड्रेन्स ऑन द सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार। इन सब बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 245 इज़ अबाउट वर्ल्ड लीवर डे। अब वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बेसिक बातें याद रखनी है लीवर के बारे में वो ये है कि इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन। और लीवर क्या करता है, इट मेक्स बाइल जूस विच कैन ब्रेक फैट्स एंड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर में कैसा है कि अगर एक वायरल डिजीज हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस, जिसमें लीवर के अंदर सूजन आ जाता है। अलग अलग तरह की हेपेटाइटिस होती हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई में मोटा मोटा अंतर समझ लो, ए और ई होता है बिकॉज ऑफ फूड और वाटर कॉन्टामिनेशन, बी और सी होता है बिकॉज ऑफ ए स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडीली फ्लूइड, जैसे कि लोगों के पसीने वगैरह से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। हेपेटाइटिस डी एक ऐसा सेकेंडरी बीमारी, ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये उनको होता है जो हेपेटाइटिस बी जिनको हो चुका है उनको फिर हेपेटाइटिस डी और वायरल अटैक हो सकता है। वैक्सीनेशन अभी तक बस ए और बी का निकल पाया है, बाकी सबका वैक्सीनेशन नहीं है। अभी हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी, पिछले साल का नोबेल प्राइज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज़ दिया गया था पिछले साल का इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को बस 2 ही वायरस पता थे, ए और बी, लेकिन तीसरे तरह की हेपेटाइटिस हो रही थी और पता ही नहीं चल रहा था ये क्यों हो रहा है। तो 3 लोगों ने मिलकर के हेपेटाइटिस सी वायरस ढूंढ निकाला था, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया था पिछले साल 2020 में। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने अब आज कहा कि बिकॉज ऑफ सम पुअर हेल्थ कंडीशन आज मैं बस 10 टॉपिक ले रहा हूँ, बट बी रेडी, कल से मैं थोड़ा सा, कल जैसे ही आई फील बेटर आई विल बी पुशिंग अप द मोमेंटम, आई विल बी टेकिंग अप द मोमेंटम और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में लूँगा। 20 अगस्त तक मैं आपका पूरा करंट अफेयर्स करा दूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कल से थोड़ा और मेहनत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।